दोस्तों, अखलाक नाम तो आपको याद होगा, भूले नहीं होंगे आप। क्योंकि अखलाक की जब मौत हुई, उस वक्त जिन परिस्थितियों में मौत हुई, जिन हालात में मौत हुई, और मौत के बाद से लेकर किस तरह से सियासत ने भी इसमें अपना एक स्कोप देखा, और अब एक बार फिर अखलाक केस की चर्चा हो रही है। दरअसल मोहम्मद अखलाक मॉब लिंचिंग केस में जो पीड़ित पक्ष है, यानी जो मुतासरा पक्ष है, अखलाक या फिर उनके घर वाले, उन्हें इंसाफ की उम्मीद है। इसका मतलब साफ तौर से यह हुआ कि ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी इंसाफ पूरी तरह से मिला नहीं है। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुए मोहम्मद अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में एक बार फिर जो इंसाफ की प्रोसीडिंग्स है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो सुर्खियों में आ गई है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी आपको आगे बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखलाक के घर वाले आज भी मुकम्मल यानी पूरी तरह से इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। और उन्हें एक झटका सा लगा जब उन्हें यह पता चला कि हो सकता है कि अखलाक की हत्या के मामले में जो लोग नामजद हैं, उन्हें शायद बरी कर दिया जाए। क्या ऐसे इंसाफ मिल पाएगा? क्या इंसाफ इस तरह से होगा? यह उन्हें बहुत परेशान करने लगा। अदालत ने 10 साल पहले की इस वाक़े को माशरे के लिए यानी समाज के लिए एक बहुत ही संजीदा किस्म का सीरियस क्राइम बताया। चूंकि मामला फिलहाल अदालत में पहुंचा था, पूरी कहानी आपको हम आगे बताते हैं। मामला यह है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत जो है, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव के बहुत ज्यादा जो उन दोनों शख्सियों में मामला आया था, अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में जितने भी इसमें नामजद जो अभियुक्त हैं, उनके मुकदमे वापस लेने की कोर्ट से अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने सरकार को एक तरह से झटका दिया। कोर्ट ने क्या कहा और क्या दलीलें दी, यह काफी अहम है। लेकिन उससे पहले जानना यह जरूरी है कि अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में जितने भी अभियुक्त थे, यानी जितने भी मुलजिमीन हैं जो जिन पर इस जुल्म का इर्तिकाब करने का इल्जाम है, उनके केस को वापस लेने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने अदालत से अपील की थी। अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। यहीं से अखलाक के घर वालों को और जिन्हें भी लगता है कि अखलाक के साथ इंसाफ का जो मामला चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है और इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें भी थोड़ी राहत मिली। उन्हें इंसाफ की उम्मीद जग गई। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में मुकीम फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज उनकी जो अदालत है, उन्होंने अभियोजन पक्ष की ओर से दायर याचिका को निराधार बताते हुए, यानी कि बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। अब सोचिए, यूपी सरकार की तरफ से यह अपील की गई थी कि जितने भी अभियुक्त हैं इस मामले के, उनके खिलाफ जो है केस जो चल रहा है उसे वापस ले लिया जाए। अदालत ने इस अर्जी को क्या किया? खारिज कर दिया। अदालत ने मामले की प्रतिदिन सुनवाई और सभी गवाहों के बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए। यानी एक तो यह हुआ कि यूपी सरकार की तरफ से जो पहल की गई थी कि इन तमाम अभियुक्तों के खिलाफ जो केस चल रहे हैं अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में, वो केस को वापस लिया जाए। अदालत ने इस अपील को क्या किया? खारिज कर दिया। और साथ ही साथ यह निर्देश दिया कि अब इस मामले की सुनवाई आखिर इतनी देर तक क्यों चली, और यह अदालत ने निर्देश दिया कि अब प्रतिदिन यानी डेली बेसिस पर इसकी सुनवाई की जाए, और साथ ही साथ गवाहों के बयान दर्ज कराने के निर्देश भी दिए। यानी आप सोचें, 10 साल इस मामले को हो गए हैं और अभी तक मामला कोर्ट में यूं ही इस तरह से चलता चला जा रहा है। जो लोग भी इससे जुड़े हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि अखलाक जो एक भारतीय नागरिक था, जो इस देश का निवासी था, जिसके अपने परिवार के लोगों ने भारतीय सेना में, एयरफोर्स में अपना समय दिया, आग उस अखलाक के घर वालों के मामले में जब भी अगर उन्हें इंसाफ की उम्मीद जग रही है, तो अदालत के इस अपील को खारिज किए जाने से जग रही है। जो अपील दायर की गई थी कि अखलाक के जो अभियुक्त है, उसके हत्या के, उसकी मॉब लिंचिंग के, उनके केसेस को वापस लिया जाए, अदालत ने इस अपील को खारिज कर दिया। और अब यहां से अखलाक के तमाम जो लोग हैं, उनके परिवार वाले और जो भी इंसाफ के पक्षधर हैं, उनमें अदालत के इस फैसले से कहीं ना कहीं एक उम्मीद जग गई। मामले की अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को होगी। दिल्ली से लगे यूपी के ग्रेटर नोएडा इलाके के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 को
28 सितंबर 2015 को घर में गोमांस रखने की अफवाह पर एक उन्मादी भीड़ ने 52 वर्षीय अखलाक को उनके घर से बाहर निकालकर उसकी पिटाई की थी। और अखलाक को इस तरह से पीटा गया था, या पिटाई में वो इतना इस तरह से वो जो उसे जख्म आए थे कि अखलाक की मौत हो गई थी। अखलाक के बेटे दानिश को भी इस घटना में गंभीर चोटें आई थी। तो ये मामला 2015 का है। अब आप सोचें 2025 दिसंबर चल रहा है और यूपी सरकार की तरफ से पहल क्या हुई कि अखलाक के जो अभियुक्त हैं इस घटना में, तो उन अभियुक्तों को जो है इस केस को उठा ले जाने की अपील एक तरह से अदालत में की गई थी। लेकिन अदालत ने इस घटना को समाज के लिए बहुत ही गंभीर मानते हुए उस अपील को खारिज कर दिया। अखलाक की पत्नी इकरामन ने उसी रात थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 10 नामजद, यानी तब की बात है जब 2015 की, उस शिकायत में 10 नामजद और कुछ लोगों के अज्ञात, यानी कि जिनके नाम नहीं थे, कुछ लोगों का पर कत्ल का में शामिल होने का जो है एक इल्जाम आयद किया गया था। और उसके बाद से ही ये पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी जो भारतीय रहते हैं, जिन्हें भारत की, अपने देश की चिंता होती है, इस खबर से लगभग हर जगह पर एक सनसनी सी फैल गई थी। आरोप क्या था कि अखलाक के घर के अंदर गोमांस रखा है, और उस आरोप के तहत एक उन्मादी भीड़ जो है वो घर के अंदर दाखिल होती है, अखलाक को मारते पीटते घर के बाहर लाती है और उसे मारती पीटती है। उसे इतनी चोटिल वो होता है कि उसकी मौत हो जाती है। 2015 दिसंबर का वाकया। अब मामला यह है कि घटना काफ़ी सुर्खियों में रही और देश विदेश की मीडिया में भी इसकी चर्चा भी होती रही। 3 महीने बाद यानी कि दिसंबर 2015 में पुलिस ने अपनी चार्जशीट दायर की, जिसमें 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। यानी जब पुलिस ने चार्जशीट की दायर की थी तो उसमें 2015 भी की बात है, इसमें 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। बाद में इस मामले में अभियुक्तों की कुल संख्या जो बढ़कर 19 हो गई थी। अब बात यह आती है कि तब से लेकर अब तक हुआ क्या। ट्रायल्स इसमें चलते रहे हैं। यह भी जानकारी है कि बहुत सारे ऐसे अभियुक्त हैं जो जमानत पर रिहा भी हैं, यानी रिहा का मतलब जमानत पर वो बाहर है, जेल से बाहर है। और अब ये एक पहल थी, एक कोशिश थी कि उनके खिलाफ जो केस है उसे वापस ले लिया जाए, सामाजिक सौहार्द की बात करते हुए और उसे दलील देते हुए, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। तो साल 2016 में एक अभियुक्त की मौत भी हो गई और बाकी 18 अभियुक्त जमानत पर बाहर आ गए। यानी कि जिन पर कत्ल का इल्ज़ाम है वो जमानत पर हैं और जेल के बाहर हैं, वो जेल के अंदर नहीं है, जमानत पर बाहर है। अब आरोप पत्र दाखिल होने के बावजूद, यानी चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद, इस मामले की नियमित सुनवाई फरवरी 2021 से ही शुरू हो सकी। अब सोचे मामला कब का था, 2015 का, और नियमित सुनवाई रेगुलर इसकी हियरिंग कब शुरू हुई, फरवरी 2021 में। क्योंकि कोविड-19 महामारी और कई तरह की चीजें सामने आई थी, बार बार सुनवाई की तारीखें टलने और प्रशासनिक अड़चनों के चलते ये मामला लंबे समय तक जो इंसाफ की जो उसकी लियारें हैं जिनसे होकर के गुजरना पड़ता है और तब जाकर इंसाफ तक पहुंच पाती है बात, उसमें काफ़ी समय लगा। सरकार क्यों वापस ले रही थी केस, सवाल अब ये है। यूपी सरकार जो है वो अपनी तरफ से जब कोर्ट में अपील करती है, यूपी सरकार के वकील, और वो चाहती है कि केस को वापस लिया जाए, तो ये क्यों, उसका कारण क्या बताया गया था। दरअसल घटना के 10 साल बाद पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में एक आवेदन पत्र दाखिल किया, जिसमें कहा गया था कि इस मामले में गवाहों के बयानों में विरोधाभास है, जो भी गवाह हैं उनके बयान अलग अलग तरह के हैं, और सामाजिक सद्भाव की बहाली के लिए सरकार क्या कह रही है कि सामाजिक सद्भाव की बहाली के लिए सरकार ने कोर्ट से केस को वापस लेने की अनुमति मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने न सिर्फ इस अपील को, सरकार के, यूपी सरकार की इस अर्जी को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि सभी गवाहों के बयान दर्ज कराने और डेली बेसिस पर हियरिंग की हिदायत दे दी। यानी कि हियरिंग में जो लेट सवेर हो रहा था, आज या फिर 10 दिन बाद या 20 दिन बाद नहीं, बल्कि जब यूपी सरकार ने कोर्ट से रुजू किया और यह अपील की कि केसेस को वापस लिए जाने की इजाज़त दी जाए, तो कोर्ट ने न सिर्फ ये कि अपील खारिज कर दी, बल्कि कहा कि अब रोजाना की बुनियाद पर सुनवाई होगी। चूंकि उससे पहले अदालत ने क्या कहा कि ये समाज के लिए एक बहुत ही गंभीर ये जो है ये घटना है, इससे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है, देश में जो सामाजिक ताना बाना है उससे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ये अपील खारिज की गई केस वापस लेने की, और साथ ही कहा गया कि अब रोजाना की बुनियाद पर सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के 5 साल बाद भी थम नहीं रही है मॉब लिंचिंग।
अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब थोड़ा इससे अलग हटकर आपको बात बता रहे हैं कि मॉब लिंचिंग जैसी घटना जो है वो आखिर थम क्यों नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया था, नोडल ऑफिसर्स नियुक्त करने की बात की गई थी हर राज्य में, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। सरकार ने जब कोर्ट में केस वापस लेने की अर्जी दाखिल की थी तब अखलाक के परिजनों में काफ़ी निराशा थी, मायूसी थी। और न सिर्फ अखलाक के परिजन बल्कि मैंने पहले कहा कि वो तमाम लोग जो इंसाफ के पक्षधर हैं, जो चाहते हैं कि न्याय हो, इंसाफ हो, चाहे अभियुक्त कोई भी हो, चाहे उसकी पहचान कोई भी हो, चाहे जो विक्टिम है उसकी पहचान कोई भी हो, चाहे विक्टिम किसी भी जबान या धर्म का बोलने वाला हो, इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। जो दोषी है, जो सच में दोषी है, उसे सजा होनी चाहिए, जो दोषी नहीं है उसके पक्ष में इंसाफ होना चाहिए। तो अखलाक के परिजनों के साथ साथ तमाम ऐसे लोग जो इंसाफ चाहते थे, उनमें थोड़ी निराशा इस बात को लेकर थी कि यूपी सरकार खुद अब चाह रही है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ केस वापस लिया जाए। तो ऐसे में एक निराशा थी, लेकिन वो निराशा एक उम्मीद की आस में फिर से बदलती नजर आ रही है जब अदालत ने इस अपील को खारिज कर दिया। तो राज्य सरकार के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चुनौती दी है। अखलाक की पत्नी इकरामन ने अपनी याचिका में यूपी सरकार समेत कुल 21 लोगों को प्रतिवादी बनाया है, जिनमें सभी अभियुक्त भी शामिल हैं। इकरामन का कहना है कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में मुकदमा वापस लेना कानून का गलत इस्तेमाल करना होगा और इससे जो मुतासरा खानदान है और जो तमाम वैसे लोग जो इंसाफ न होने से मुतासर हैं, प्रभावित हैं, उन सब के लिए न्याय के का जो हक है, इंसाफ हासिल करने का जो हक है, उसमें कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचती है। दरअसल सितंबर 2015 को ही इस घटना के बाद अखलाक का पूरा परिवार उस गांव को छोड़कर चला गया था जहां वो पिछले 70 साल से रह रहा था। सोचे, किसी जगह पर, किसी मकान पर, किसी जगह पर कोई परिवार, कोई खानदान 70 सालों से रह रहा हो, 2-3 पीढ़ियां रह गई हों, लेकिन वो जगह उन्हें छोड़ना पड़ी थी। उसके बाद जो उसके घर वाले हैं वो कभी वापस नहीं लौटे। अखलाक की इतनी जो अहलिया है इकरामन बेगम, उस वाक़े के बाद से ही आगरा में बड़े बेटे के साथ एक छोटे से फ्लैट पर रही है। और राज्य सरकार ने जब केस वापस की अर्जी कोर्ट में डाली थी तब इकरामन बेगम ने इंडिया के से ये बातचीत में कहा था कि मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरा पति, मेरा घर, मेरे लोग, दुनिया ने मेरे पति को मरते देखा, हत्यारों को देखा, लेकिन जांच करने वालों को कुछ नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा ही है तो फिर इंसाफ कहाँ है? ये सवाल उठाया अखलाक की पत्नी ने। अखलाक तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन वो पत्नी है। वो पत्नी चाहती है कि इंसाफ है, भारत में इंसाफ है, भारत में इंसाफ होता है, ये जो है एक बार फिर से स्थापित हो जाए। आपको बताते हैं कि ये वाकयात अभी फिर से ज़्यादातर चर्चा में बार बार आ रहे हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में एक वाकया हुआ है जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक मजदूर को, चूँकि वो पश्चिम बंगाल का है तो उसकी जो ज़ुबान है वो बंगाली है, वो बंगाली बोलता है। तो चूँकि वो बंगाली बोलता है और वो संबलपुर में, उड़ीसा के संबलपुर में वो मजदूरी के लिए वहाँ गया हुआ था ताकि अपने घर वालों के लिए रोजी रोटी का कुछ जुगाड़ कर सके। लेकिन जो खबर आई है उसके मुताबिक उड़ीसा के संबलपुर में कुछ लोगों के समूह ने उसे पीट पीट कर मार डाला। इसमें दो तरह की बातें हैं। पुलिस का कहना है कि बीड़ी को लेकर विवाद हुआ था, जबकि जिसका नाम बताया गया है जुएल शेख, जिसे मारा गया संबलपुर में, तो जुएल शेख के साथ 1-2 लोग और थे। उनका यह कहना है कि दरअसल हमें हमारी ज़बान, हमारी भाषा जो बंगाली बोलते थे वो लोग, उसको लेकर के हमसे जो है कई तरह के सवाल जवाब किए गए, हमें कन्फ्रंट किया गया और हमें मारने पीटने की कोशिश की गई। तो उसके साथ जुएल के साथ जो 2 लोग थे वो तो भाग गए, लेकिन जुएल जो है उन भीड़ का शिकार हो गया। पुलिस का कहना कुछ और है, लेकिन इस मामले में ये बात सामने आई है कि दरअसल कहीं ना कहीं ये इसी तरह का एक मामला है और उसकी इतनी पिटाई की गई उसकी मौत हो गई। ये मामला संबलपुर का है। दूसरा एक वाकया, पुलिस मुताबिक के मुताबिक 40 साल के अतहर हुसैन को, यानी कि जो अब हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के नवादा में जब एक मामला हुआ, बिहार के नवादा में एक मामला क्या हुआ, वहाँ 40 साल का एक शख्स जिसका नाम है अतहर हुसैन, वो साइकिल से कपड़ों की फेरी किया करता था आसपास में, अपने नवादा के जो गांव है भट्टा गांव, उसके आसपास। तो अतहर हुसैन को 5 दिसंबर की रात नवादा जिले के रोह प्रखंड के भट्टा गांव में भीड़ ने बेरहमी से पीटा। घायल अतहर की इलाज के दौरान 12 दिसंबर की रात बिहार शरीफ सदर अस्पताल में मौत हो गई। ये 2 वाकया, एक तो अभी आपको बना नवादा का, दूसरा पुलिस ने बताया कि पश्चिम बंगाल के 30 साल के एक मजदूर की हत्या के सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे 24 दिसंबर की शाम को ओडिशा के संबलपुर जिले में पीट पीट कर मार डाला गया था। तो दिसंबर में उड़ीसा में मुर्शिदाबाद के एक बांग्ला बोलने वाले एक मजदूर की भीड़ ने पीट पीट कर उसे मार डाला। उसका नाम था जुएल शेख, वो मुसलमान था। और दूसरी तरफ नवादा में दिसंबर में ही अतहर हुसैन नाम के एक फेरी करने वाले को भी भीड़ ने मारा था।
वहाँ भी ये बात, हालांकि एक पक्ष उसमें ये भी था कि उसने जिस जिन्होंने को मारा उनके घर वालों का कहना था कि ये चोरी करने के लिए आया था, इसलिए भीड़ ने उसको मारा। लेकिन जिसके घर में उसे मारा गया था उसमें वहाँ पर कई तरह की चीज़ें पाई गई कि प्लास और कैंची वगैरह कई तरह की बातें सामने आई हैं, आपको मालूम हुआ होगा इस बारे में। लेकिन सिर्फ मामला ये है कि ये पिटाई इस तरह की क्यों होती है कि मौत ही हो जाए। भाई अगर चोर है, आपने उसको पकड़ा है, ठीक है, आपने उसको गुस्से में थोड़ा बहुत मारा पीटा, आप पुलिस के हवाले कर दीजिए। भारत देश है, यहाँ कानून है, हम सरकार को चुनते हैं, वोट देते हैं, सरकार के अधीन पूरा सिस्टम है, न्याय की प्रक्रिया है और कानून है, पुलिस है। तो फिर ऐसा क्यों, हम ऐसा क्यों करते हैं कि सवाल खड़े होने लगते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि जो नोएडा के कोर्ट ने जो अपील को खारिज करते हुए जो उम्मीद जगाई है इंसाफ के पक्षधर लोगों के दिलों में, वो उम्मीद की शमा यूं ही चलती रहेगी। न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका मेज़बान मैं हूं विशाल। आप इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट हमें शेयर कर सकते हैं।